हाँ जी, अब नेक्स्ट जो है वो है बेसिक नॉमिनेशन कमेटी। तो हमने पहले बात की कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो एक ब्लेंड होना चाहिए एग्जेक्टिव और नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स का। तो जो नॉमिनेशन कमेटी का बेसिक रोल है वो ये है डायरेक्टर्स को नॉमिनेट करना, इंश्योर दैट कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड इज बैलेंस्ड, कि उसमें नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स और एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स जो हैं वो सेम होने चाहिए। इट मॉनिटर्स द प्रोसेस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। पहला प्रोसेस जो चीज है कि ये अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स के प्रोसेस को मॉनिटर कर रही होती है, एज वेल एज मेकिंग रिकमेंडेशंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टू द बोर्ड। प्रोसेस को भी मॉनिटर करती है और अपनी रिकमेंडेशंस भी देती है कि किसको एज अ डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहिए। नॉमिनेशन कमेटी नीड्स टू इंसिडर द ओवरऑल साइज ऑफ द बोर्ड। तीसरा जो इसका ये रोल है कि ओवरऑल साइज ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितना होना चाहिए, यानी कि उसमें कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए। द वेरियस स्किल्स नीडेड टू बी प्रेजेंट ऑन द बोर्ड, के मतलब फाइनेंस डायरेक्टर, मार्केटिंग डायरेक्टर्स, तो डिफरेंट स्किल्स के जो डायरेक्टर्स हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल होने चाहिए। द मिक्स ऑफ एग्जेक्टिव एंड नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स उसको भी इंश्योर करती है। द नीड फॉर कंटिन्यूटी इन द बोर्ड, कि बार बार बोर्ड टूट ना रहा हो, 4 महीने के लिए डायरेक्टर अपॉइंट किया फिर नया रख लिया। द नीड टू अट्रैक्ट डायरेक्टर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स टू इम्प्रूव द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी, कि वो लोग जो एक्सपीरियंस्ड हैं जिन्होंने डिफरेंट सेक्टर्स में काम किया हुआ है उनको अट्रैक्ट किया जाए कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एज अ डायरेक्टर काम कर रहे हो। तो ये भी नॉमिनेशन कमेटी का जो है वो एक रोल है। पब्लिक ओवरसाइट, एज मेंशनड अर्लियर द, अब तीसरा जो था वो ये था कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो पब्लिक है, उनके पास एक लेजिटिमेट पावर्स है कि वो ओवरऑल जो कंपनी है उसकी गवर्नेंस को देख सकें। लेजिटिमेट स्टेक होल्डर इन लार्ज कंपनी, दिस मीन्स दैट पब्लिक हैज अ राइट टू नो how such company is being governed as well as right to be involved in the governance process। तो जो जनरल पब्लिक है बड़ी कंपनीज में, उनके पास राइट है कि वो उनको पता हो कि कंपनी को गवर्न कैसे किया जा रहा है और वो इन्वॉल्व भी हो सकते हैं। द मोस्ट ऑब्वियस मीन्स ऑफ पब्लिक ओवरसाइट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज वाया द पब्लिकेशन बाय कंपनी इज ऑफ देयर एनुअल रिपोर्ट्स। तो कंपनीज क्या करती हैं, अपनी एनुअल रिपोर्ट्स को पब्लिश करती हैं जिसको जनरल पब्लिक देखती है और उसकी बेस पे ये देख रही होती है कि कंपनी जो है वो कैसे गवर्न की जा रही है। दिस विल डिस्क्लोज द नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट मैटर्स सच एज द रोल एंड एक्शंस ऑफ द ऑडिट। इससे ये होता है कि ऑडिटर का जो रोल है या उसका जो ओपिनियन है, उसने जो ऑडिट रिपोर्ट दी है वो भी पब्लिश की जाती है। रेम्यूनरेशन कमेटी का रोल जो है उसको पब्लिश किया जाता है ड्यूरिंग द ईयर, एज वेल एज कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड, कि उसमें डायरेक्टर्स और एग्जेक्टिव और नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स कितने थे। While companies are required by law to send a copy of this information to every shareholder, most companies will also post a copy on their website or will provide a paper-based copy to any member of the public who request one। तो जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनके लिए ये जरूरी होता है कि वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करें। इन एडिशन मोस्ट कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू आर रेगुलेटरी बॉडी, जो कि कंपनीज हाउस है इन द यूके। तो बहुत सी कंपनीज हैं उनके लिए लीगल रिक्वायरमेंट है कि अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो कंपनीज हाउस को सबमिट करें। सम कंट्रीज एंड आर इंडस्ट्रीज हैव टू सेट अप पब्लिक ओवरसाइट बोर्ड, जो कि कंपनीज के मैटर्स को देख रहा होता है, गवर्नेंस को देख रहा होता है। दीज ऑर्गेनाइजेशंस मॉनिटर वेदर ऑर्गेनाइजेशंस आर कंप्लाइंग विद रेलेवेंट रूल्स and regulation and take action against those that fail to meet the required standard। तो मैंने पहले बताया कि कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है, उसको फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो कुछ कंट्रीज हैं जो कि पब्लिक ओवरसाइट बोर्ड्स बना देती हैं जिनका काम यही होता है कि वो ये मॉनिटर करें कि रेलेवेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, और अगर नहीं किया जा रहा तो उसके अगेंस्ट एक अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाए। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस जितनी एफिशिएंट होगी, जितनी बेहतर होगी, उससे क्या होगा कि जो कंपनीज हैं उनको या सोसाइटी को सर्टेन टाइप ऑफ बेनिफिट्स मिलेंगे। नंबर वन, बिजनेस सक्सेस। जितना कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेहतर होगी, बिजनेस के सक्सेस के चांसेस उतने ज्यादा हैं। उसके अलावा इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाता है कि वो बिजनेस में इन्वेस्ट करें। मिनिमाइजेशन ऑफ वेस्टेज, जो रिसोर्सेज है उनकी वेस्टेज को कम किया जा सकता है। लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स के, अगर एक कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना चाहती है, यानी कि उसके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में
सेल परचेज हो रहे हों, तो स्टॉक एक्सचेंज के जो बेसिक रूल्स है उसमें एक ये भी है कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रूल्स हैं जो स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से इशू किए गए हैं उनको फॉलो किया जाए। उसके बाद आ गया कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली क्या है, कंपनीज जब प्रोडक्शन कर रही होती हैं, कोई भी प्रोडक्ट बनाती हैं, तो वो नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करती हैं, आयरन है, रॉ मटेरियल जितना भी है। दूसरी तरफ वो क्या कर रही हैं, एक बहुत बड़ा इशू है कि जब प्रोडक्ट्स बन रही होती हैं तो उस प्रोडक्शन की वजह से पोल्यूशन क्रिएट हो रही होती है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन की जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बेसिकली ये है कि वो रिसोर्सेज को इस तरह से यूटिलाइज करे कि जो आने वाली नस्लें हैं उनके लिए नुकसानदेह ना हो, रिसोर्सेज को अनड्यूली यूटिलाइज ना किया जाए या पोल्यूशन इतनी क्रिएट ना की जाए कि आने वाली नस्लें जो हैं उनके लिए सांस लेना जो है वो भी मसला बन जाए। A corporate social responsibility refers to idea that a company should be sensitive to the needs and wants of all its stakeholders rather than just shareholders। के पोल्यूशन है, फॉर एग्जांपल शेयर होल्डर्स हैं, वो चाहते हैं कि ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया जाए, तो जब कंपनी ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के चक्कर में पड़ेगी तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगी, वो वेस्टेज वगैरह जो है उसको डंप करेगी, दरियाओं में फेंकेगी ताकि उसकी कॉस्ट को कंट्रोल करे और प्रॉफिट ज्यादा हो, लेकिन उसका सोसाइटी को नुकसान होगा। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की जो है वो पूरी सोसाइटी के लिए की बेटरमेंट के लिए कंपनी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, नॉट ओनली द शेयर होल्डर्स। नोट दैट CSR इज क्लोजली लिंक्ड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे सऊदीया है तो वहां पे ऑयल है। अब सऊदीया एक अरसे तक क्या करता रहा, वो ऑयल एक्सट्रैक्ट करके उसको बेचा, उसकी पेस पे पैसे कमाए और अयाशियां की। सऊदीया ने किसी और तरफ नहीं देखा कि यहाँ पे इंडस्ट्री चाहिए है या एक वक्त आएगा जब ये ऑयल जो है वो खत्म हो जाएगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि डेवलपमेंट सस्टेन रहनी चाहिए, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट होनी चाहिए। ये नहीं है कि मौजूदा नस्ल तो खाए पिए अयाशी करे और आने वाली नस्लों के लिए कुछ भी ना बचे। Which suggests that organization should use resources in such a way that they do not compromise the needs of future generations। तो अब ये दो चीजें हो गई, एक तो ये है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है पूरी सोसाइटी को, खाली शेयर होल्डर्स के बेनिफिट के लिए वो काम नहीं करती। दूसरी जो चीज है वो ये है कि आने वाली नस्लों के लिए जो है वो आपने रिसोर्सेज छोड़ के जाने हैं। As mentioned above, CSR involves being sensitive to the need of an organization's stakeholders। अब यहाँ पे डिफरेंस जो है वो याद रखना है। स्टॉक होल्डर्स वो लोग होते हैं जो शेयर होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स वो सारे लोग जिनका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरेस्ट है, वो एम्प्लॉइज भी हो सकते हैं, वो मैनेजर्स भी हो सकते हैं, वो कस्टमर भी हो सकते हैं, सारे लोग। अब इसकी एक डेफिनेशन और देख लेते हैं। CSR इज कंटिन्यूइंग कमिटमेंट बाय बिजनेस टू बिहेव एथिकली एंड कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट while improving the quality of life of the workforce। जो लोग उसके पास जॉब्स कर रहे हैं उनकी जो लाइफ है वो भी इंप्रूव होनी चाहिए, and their families as well as the local community and society at a large। तो ये सारे लोगों की बेटरमेंट के लिए जब एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हो तो हम ये कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उसकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको वो पूरा कर रही है। अब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक दूसरा जो सब पार्ट था वो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, ये नहीं है कि कुछ अरसे के लिए हो। अब उसमें पहली चीज है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तीनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ऑर्गेनाइजेशन की। अभी हम जब बात कर रहे हैं तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। ओवर द डिस्टिंक्शन बिटवीन ईच कैटेगरी कैन बी ब्लर्ड। फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है उनको मिसयूज ना किया जाए।
एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पोल्यूशन क्रिएट ना की जाए। तो ये सारी जो चीजें हैं ओवरऑल जब हम बात करते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 3 सब पार्ट्स हैं, लेकिन तीनों ओवरऑल कोई बहुत ज्यादा इनमें डिस्टिंक्शन नहीं है। एम्प्लॉइज राइट्स, आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको एम्प्लॉइज के राइट्स को देखना है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन करनी है, पोल्यूशन क्रिएट नहीं करनी है, सप्लायर के साथ अच्छे रिलेशंस डेवलप करने हैं, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना है ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी प्रोसेसेस हैं उनके अंदर। अब उसके बाद जब हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो इट मींस दैट कि शेयर होल्डर्स या स्टॉक होल्डर्स जो है उसकी नीड्स को पूरा नहीं करना खाली, बल्कि स्टेक होल्डर्स की नीड्स को देखना है। Stakeholder need analysis involve an organization undertaking research to determine who its key stakeholders। अब अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ने स्टेक होल्डर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है तो सबसे पहली बात तो ये है कि उसको ये पता होना चाहिए कि स्टेक होल्डर्स हैं कौन, व्हाट देयर नीड्स, किसको प्रोटेक्ट करना है, उनकी नीड्स को, तो उसको उसकी नीड्स को भी डिटरमिन करना जरूरी है। अब स्टेक होल्डर्स की अगर हम बात करते हैं तो 3 मेन कैटेगरीज हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल एंड कनेक्टेड। अब इंटरनल एक्सटर्नल शेयर होल्डर्स जो है क्या कहते हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, मैनेजर्स वगैरह जो हैं, ये सारे इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं। एक्सटर्नल सप्लायर वगैरह, कस्टमर्स वगैरह जो हैं वो एक्सटर्नल से होल्डर्स हैं। और कनेक्टेड जो हैं जिनका डायरेक्ट इंटरेस्ट तो नहीं होता लेकिन किसी ना किसी तरह से वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ अट्रैक्ट होते हैं। अब अगर कंपनी को उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए कंपनी क्या करेगी, कंपनी सर्वेज करेगी थ्रू क्वेश्चनियर्स, फोकस ग्रुप बना देगी कुछ लोगों का कि जिन वो जो देखें कि लोगों की नीड्स के, डायरेक्ट इंटरव्यूज और इंटरव्यूज विद रिप्रेजेंटेटिव्स, या उनसे डायरेक्टली इंटरव्यू, क्वेश्चनियर तो रिटर्न फॉर्म में होगा, इंटरव्यू जो है वो डायरेक्टली उनसे इंटरव्यू भी कर सकती है कि उनकी नीड्स क्या हैं, ताकि वो प्रॉपर नीड्स अगर आइडेंटिफाई होंगी तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्ट करेगी कंपनी, तो हम कहेंगे कि वो अपनी जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरी करें। टू सम स्टेक होल्डर्स द कंपनी ओज ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम द लॉ, फॉर एग्जाम्पल पे एम्प्लॉइज देयर सैलरी ईच मंथ, और उसमें भी गवर्नमेंट ने क्या किया होता है, मिनिमम सैलरीज जो है वो डिफाइन की हुई है। आर टू कंपनसेट देम इफ दे आर मेड रिडेंडेंट, अगर उनको निकाला जाता है तो उसकी कंपनसेशन पे की जाए। ये तो बाय लॉ जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इम्पोज कर दी गई। लेकिन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो कि कंपनी वॉलंटरली जो है वो खुद से अपने पे ले लेती है। टू, और वो कैसे डिफाइन की जाती हैं, कंपनीज कमेटी टू CSR, एक कमेटी बना दी जाती है कि वो डिफाइन करती है कि हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। टू डिस्कस देयर प्लान्स विद इंटरेस्टेड प्रेशर ग्रुप्स बिफोर अ पर्टिकुलर प्लान इज अडॉप्टेड। प्रेशर ग्रुप्स की अगर हम बात करते हैं तो जैसे ग्रीन पीस एक तंजीम है, तो वो क्या करती है, अगर आप कहीं भी डैम बनाने की कोशिश करेंगे तो वो प्रोटेस्ट करेगी कि इससे नेचर डिस्ट्रॉय होगी, लेकिन ऑन द अदर हैंड डैम बनाने के जो है वो बेनिफिट्स भी हैं। तो अब उनको कन्विंस करना कि हम जो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, यानी कि नेचर को जो है वो प्रोटेक्ट करना है, जो हमारा पता है हमें, हम उसके बारे में वेल अवेयर हैं और हम कोई भी गलत स्टेप नहीं लेंगे। अब इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एज बीन सीन एज हैविंग नंबर ऑफ ड्रॉबैक्स, इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ सोर्सिंग मटेरियल फ्रॉम एथिकल सोर्सेज, के सिर्फ उनसे, फॉर एग्जांपल इसमें एक एग्जांपल है CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो आज से अगर 10 साल पीछे चले जाएं तो होता ये था कि जो कंपनीज रेफ्रिजरेटर्स बना रही थी उसमें जो वो गैस यूज करती थी, वो गैस जो है वो ओजोन की लेयर को डिस्ट्रॉय करती थी। तो फिर गवर्नमेंट ने बैन कर दिया कि CFCs जो है वो यूज नहीं करनी। तो शुरू में सिर्फ इस आइडिया को प्रमोट किया गया, बैन नहीं किया गया। बैन हुआ तो फिर तो मजबूरी है, आपने करना ही नहीं है। तो उस सूरत में उन्होंने कहा कि हम सिर्फ उन्हीं रिसोर्सेज से मटेरियल खरीदेंगे, जो कि उन सप्लायर से मटेरियल खरीदेंगे जो एथिकल रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतरते हैं। तो उसमें फिर प्रॉब्लम क्या होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। हैविंग टू टर्न अवे बिजनेस फ्रॉम कस्टमर्स कंसिडर्ड टू बी अनएथिकल, उन लोगों को चीजें नहीं भेजेंगे, उन रिटेलर्स को चीजें नहीं भेजेंगे जो आप बेचेंगे जो अपनी एथिकल रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करते, तो इससे ऑटोमेटिकली सेल डिक्लाइन हो जाएगी। मैनेजमेंट टाइम दैट कैन बी टेकन अप बाय CSR प्लानिंग, तो काफी टाइम जो है वो प्लानिंग में और उसमें की इंप्लीमेंटेशन में लग जाता है, इससे जो बाकी एरियाज हैं बिजनेस के वो सफर करते हैं।
लेकिन इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। गुड सीएसआर कैन अट्रैक्ट कस्टमर्स, लोग जो है ऐसे बिजनेस से प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं जो कि अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रही है। एथिकल अप्रोच टू बिजनेस विल हेल्प अट्रैक्ट एंड रिटेन गुड क्वालिटी एम्प्लॉइज। Avoiding pollution will save the money in the long term. Being environmental friendly can save money. For example, being energy efficient will not just benefit the environment, it will also lower the organization utility bills. कि वो वाला फ्यूल यूज करे जिससे पोल्यूशन क्रिएट ना हो, तो उससे एक तो फायदा ये होगा कि एनवायरनमेंट सेव होगा, दूसरा कंपनी को ये बेनिफिट होगा कि वो अपनी कॉस्ट जो है वो सेव कर सकती है।